गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 11वीं के गद्य खंड के दूसरे चैप्टर मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर से अवगत होंगे। अर्थात आज मैं दूसरे चैप्टर के अर्थ ग्रहण नामक प्रश्नों से आपको अवगत कराऊंगा। वीडियो के इस पहले अंक में मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम लोग अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आपका जो प्रश्न आता है वह अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर ही आता है। तो इस चैप्टर पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उनका हम उत्तर कैसे देंगे, इसको हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हर एक चैप्टर से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि पाठ तथा लेखिका का नाम लिखिए। किसी भी चैप्टर के पाठ तथा लेखिका का नाम लिखिए। इस पाठ का नाम मियां नसीरुद्दीन होगा। इस पाठ का नाम क्या है? मियां नसीरुद्दीन। और लेखक का नाम पूछेगा तो ये इसके लेखक नहीं है बल्कि लेखिका है, तो आप लिखेंगे लेखिका का नाम कौन? कृष्णा सोबती। दूसरा प्रश्न इस चैप्टर से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नानबाई किसे कहते हैं? नानबाई किसे कहते हैं? मियां नसीरुद्दीन को खानदानी नानबाई क्यों कहा जाता है? नानबाई किसे कहते हैं? रोटी बनाने और बेचने वाले को नानबाई कहा जाता है। मैंने पढ़ाते वक्त, सारांश बताते वक्त भी बताया था उसी को कि रोटी बनाने तथा बेचने वाले को नानबाई कहा जाता है, चूंकि इनके खानदान के और भी पूर्वज, जैसे इनके पिता और क्या इनके दादा भी प्रसिद्ध नानबाई रहे हैं। रोटी बनाने का काम इनका आज का नहीं है, अनेक पीढ़ियों से होता चला आया है, इसलिए इनको खानदानी नानबाई कहा जाता है। नानबाई रोटी बनाने वाला, खानदानी खानदान से पीढ़ी दर पीढ़ी आने के कारण इनको क्या खानदानी नानबाई कहा गया है। अगला प्रश्न बनेगा कि नसीरुद्दीन को मसीहा क्यों कहा गया? नानबाई तो ठीक है, नानबाइयों का ये मसीहा कहे गए, तो मसीहा कहने का तात्पर्य क्या है? लेखिका पूछ रही हैं। तो इसका मसीहा कहने का तात्पर्य क्या है? नसीरुद्दीन को मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह रोटी पकाने की कला में पारंगत थे, कुशल थे, मशहूर थे, दक्ष थे, पहुंचे हुए थे। उनका बात करने का ढंग भी कुशल कारीगरों के जैसा ही था। वह किसी भी रूप में देखने से ऐसा नहीं मालूम होते थे कि ये कुशल कारीगर नहीं है। तो इन सब बिंदुओं के आधार पर इनको मसीहा कहना उचित है। अगला प्रश्न बनेगा कि नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी? मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ थी और कैसी थी? तो उत्तर होगा कि मियां नसीरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद क्षेत्र में मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले में थी। ये पूरा लिखना पड़ेगा। नसीरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद क्षेत्र में मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले में थी। यद्यपि वह प्रसिद्ध नानबाई थे, कौन? मियां नसीरुद्दीन, परंतु उनकी दुकान बहुत ही साधारण थी और छोटी सी थी तथा देखने पर, बाहर से देखने पर उनकी दुकान में केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। तो ऐसे प्रश्न आते हैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों से। अगला इसका संकेत क्या होगा? जैसे संकेत को भी मैं पढ़ दूं, केवल प्रश्नों को पढ़ रहा हूं तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। संकेत है कि मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर करके देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं।
हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आप यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, आपको क्या पूछना है। यह संकेत है, इतना दिया रहेगा आपके पेपर में और उस पर ही आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पुनः वही प्रश्न होगा कि पाठ तथा लेखिका का नाम बताइए। इस पाठ का और लेखिका का नाम क्या है आप जानते हैं। पाठ का नाम हो जाएगा मियां नसीरुद्दीन और लेखिका का नाम हो जाएगा कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न बनेगा बच्चों कि पंचहजारी अंदाज से क्या आशय है। पंचहजारी अंदाज हम किसको कहेंगे, स्पष्ट कीजिए। पंचहजारी अंदाज का आशय यह है कि बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज, पहले के जब सेनापति होते थे और 5000 सैनिक जिनमें होते थे, सैनिकों की भी श्रेणी होती थी, 4 प्रकार के सैनिक होते थे जिसको चतुरंगड़ी सेना कहते थे, और लगभग 5000 सैनिकों के जो सेनापति होते थे वह क्या पंचहजारी उनको कहा जाता था। 5000 से मतलब है यहाँ पंचहजारी के लिए। तो इनको क्यों, तो इसमें आपका उत्तर देना है। प्रश्न है पंचहजारी अंदाज से क्या आशय है। पंचहजारी अंदाज का आशय है बड़े सेनापतियों से जैसा क्या अंदाज का होना, उनकी चाल ढाल बोलचाल जैसी होती है उसी तरीके से आपकी भी चाल में बोलचाल अकड़ का होना, आत्मविश्वास का होना, अर्थात 5000 सैनिकों के सेनापति जिस तरीके से व्यवहार करते हैं वैसा ही यदि कोई आम आदमी भी व्यवहार करता है, उसी तरीके से बोलता है, उसी तरीके से अपने व्यवहार को प्रकट करता है, तो उसको भी हम कहेंगे पंचहजारी अंदाज में बात करना। चूंकि लेखिका से मियां नसीरुद्दीन वैसे ही बात कर रहे थे जैसे प्राचीन जमाने में क्या पंचहजारी अंदाज में सेनापति बात करते थे, इसलिए पंचहजारी अंदाज कहा गया है। अगला प्रश्न बनेगा बच्चों कि मियां नसीरुद्दीन अखबार नवीशों के बारे में क्या राय रखते थे। अखबार नवीश का मतलब आपको पता है पत्रकार होता है। अखबार नवीश कहते हैं किसको, पत्रकार को। तो इन्होंने पूछा कि मियां नसीरुद्दीन अखबार नवीशों के बारे में क्या राय रखते थे, क्या सोचते थे, वह कैसे होते हैं। उत्तर आपका होगा मियां नसीरुद्दीन अखबार छापने वाले को ही नहीं अखबार पढ़ने वाले को भी निठल्ला मानते थे, अर्थात छापने और पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला, फालतू, बिना काम का समझते थे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी नजर में अखबार पढ़ना और अखबार छापना दोनों ही क्या है, व्यर्थ का सिर खपाई है, व्यर्थ का सिर खपाना है। इससे लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है, उल्टे समाज में व्यर्थ की उथल पुथल मची रहती है, और इस व्यर्थ की उथल पुथल के कारण ही इन्होंने कहा कि अखबार नवीश जो होते हैं वो क्या निठल्ला होते हैं, और अखबार के पढ़ने वाले लोग भी साथ ही साथ क्या होते हैं, निठल्ला होते हैं। अगला प्रश्न, नसीरुद्दीन के स्वभाव की प्रमुख विशेषता क्या थी। पठित अंशों के आधार पर बताइए कि नसीरुद्दीन के स्वभाव की प्रमुख विशेषता क्या है। नसीरुद्दीन के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता है क्या, उसमें आत्मविश्वास का होना, आत्मविश्वास से लबरेज होना, आत्मविश्वास का भरा हुआ होना। वह मजा हुआ कलाकार है और उसके तेवर भी जो है, बात करने का ढंग से लेकर के हर एक चीज मजे हुए कारीगरों के जैसा ही है, इसलिए खास अंदाज में वह बात भी करता है और अक्सर क्या चारपाई पर बैठ करके
बीड़ी को पीता रहता है। एक और संकेत से मैं आपको अवगत करा दूं ताकि इस चैप्टर में जितने भी चुनिंदे प्रश्न आते हैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, उनसे आप अवगत हो जाएंगे, कहीं कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। हाँ, एक और भी छोटा सा संकेत बार बार पूछा जाता है आपके सीबीएसई बोर्ड में कि एकाएक मियाँ की आंखों के सामने कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। यह पृष्ठ नंबर आपके 28 पर है। 28 पर यह आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। आप अपने पाठ्य पुस्तक से इस पैराग्राफ को देख लेंगे और उस पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है उससे मैं अवगत करा रहा हूं। क्या प्रश्न बनेगा कि तुनकी क्या होता है। इन्होंने कहा कि तुनकी क्या है, इसकी क्या विशेषता है। सार भी बताते समय मैंने बताया था कि तुनकी क्या है, एक प्रकार की रोटी है, अत्यंत महीन होती है, अत्यंत पतली होती है। इसको पापड़ से भी पतली रोटी कहते हैं। तो आप सीधे उत्तर लिखेंगे कि तुनकी एक विशेष प्रकार की रोटी को कहते हैं जो पापड़ से भी क्या पतली अथवा महीन होती है। दूसरा प्रश्न है, मियाँ को किस बात का अफसोस है। दूसरा प्रश्न इससे बनेगा कि मियाँ को किस बात का अफसोस है। उत्तर होगा मियाँ को इस बात का अफसोस है कि आजकल लोग रोटी बनाने की कला के कदरदान नहीं रहे, कद्र करने वाले नहीं रहे। आजकल तो लोग बस जैसे तैसे पेट भरने में लगे हुए हैं, मोटी से मोटी रोटी खा करके भी अपना पेट भर लेते हैं। तुनकी जैसी रोटी का कद्र करना आजकल के लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे तंदूरी रोटी खा करके क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तुनकी रोटी आजकल, तुनकी रोटी में कितना मेहनत लगता है, किस तरीके से बनती है, उसके कद्र करने वाले आज लोग बिल्कुल नहीं। और अंतिम प्रश्न है, मियाँ सचमुच प्रतिभाशाली कलाकार हैं, सिद्ध कीजिए। आपको बताना है कि क्या मियाँ वास्तविक रूप से पहुंचे हुए कलाकार थे। उत्तर होगा कि हाँ, मियाँ नसरुद्दीन सचमुच प्रतिभाशाली कलाकार हैं। वे 56 तरह की रोटियां बनाना जानते हैं। तुनकी रोटी को जो पापड़ से भी महीन होती है। वे न केवल कलाकार हैं बल्कि कलाकारी को जीवित रखना चाहते हैं और तुनकी जैसी पतली रोटी को बनाने में भी वह पारंगत हैं। उन्हें इस बात का अफसोस है कि आजकल लोग रोटी बनाने की कला की कद्र नहीं करते हैं जैसा पहले के जमाने के लोग करते थे। तो यह है इस चैप्टर के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। इस चैप्टर से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर ऐसे ही आते हैं। वीडियो के अगले अंक में मैं इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक और अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा, अर्थात अगले वीडियो में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप लगातार देखते रहेंगे। जिन बच्चों का छूट गया है वे बच्चे भी इस चैनल पर जाकर के पीछे की भी वीडियो को देख सकते हैं। क्या साहित्य अध्ययन केंद्र, पुनः एक बार साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। और जो बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी कोई नई वीडियो पड़े आपके यहाँ वह वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए, आपको मैसेज मिल जाए। धन्यवाद।